गुड मॉर्निंग चैंपियंस, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। फटाफट से चैट सेक्शन में बता दो ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है कि नहीं है। ऑडियो वीडियो बेटा क्लियर, दोनों क्लियर। कैसा बेटा, एप्लीकेशन में पढ़ने का मजा आ रहा है? एप्लीकेशन में पढ़ने का बेटा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लैग बैक का प्रॉब्लम, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत एप्लीकेशन के अंदर? हम पेरेंट्स का एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं आपके टेस्ट पेपर के लिए। तो आज रात तक वो व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा क्योंकि आपके सभी पेरेंट्स के नंबर ऑलरेडी मेरे मोबाइल में सेव है। तो रात को जब व्हाट्सएप ग्रुप बने तब एक बार आप चेक कर लेना कि आपके पेरेंट्स ऐड हो गए कि नहीं। और गलती से आप ऐड नहीं हो गए ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पेरेंट्स में खुद का नंबर लिखा हो। क्लियर? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरी ईमानदारी से ये चीज आपको करनी है कि भाई अगर आप ऐड हो गए तो रिमूव हो जाना, आपने नंबर लिखा होगा तो ऐड हो जाओगे। मैंने तो देखा नहीं कि इसके पेरेंट्स कौन है क्या है, तो देख लेना आपके पेरेंट्स ऐड हो गए हैं कि नहीं। आज रात लेट नाइट तक बन जाएगा, ठीक? फिर पेपर जो भी हो गए वो उसके अंदर आएंगे। तो चलो आज के सेशन को शुरू किया जाए। यहाँ पे ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है, वापस पूछ लेता हूँ, ऑडियो वीडियो बेटा दोनों क्लियर? चैट में एक बार लिख दो, हम सब कर दो, तो हम शुरुआत करें सीधे। यहाँ पे भी कुछ शुरू है आई थिंक। ओके, चलिए किया जाए सेशन शुरू। वीडियो नहीं आवतो, ओके, एक ज मिनिट। ओके, आई नो। अब चेक करो आ गया, अब चेक करो आ गया। अब चेक करो वीडियो आ गया। अब चेक करो। ओके, वीडियो में स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? क्योंकि मेरे में क्या है कि मैं मेरा मोबाइल से भी ऑनलाइन हूँ। अब मेरे मोबाइल में मेरा लॉगिन है और ये भी मेरा ही लॉगिन है। तो आपको क्या ये स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है ना? एक बार कंफर्म कर दो, स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है ना? मैं नहीं दिख रहा हूँ ना? ओके डन, तो मैं समझ गया क्योंकि मैं मेरे में से चैट देख रहा हूँ। चैट बहुत दूर है तो मेरे को दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं चैट मेरे मोबाइल से देख रहा हूँ। लेकिन मेरे मोबाइल में आप देखोगे तो मुझे मेरा वीडियो ही दिखाई दे रहा है, ठीक? तो कंफ्यूज मत होना, है ना? चलिए ओके, चलिए बेटा शुरू करते हैं आज। हाँ, हमने कल जो किया था उसमें आगे सम करने वाले। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी ले लीजिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी का इलास्ट्रेशन नंबर 4 ओपन करें। मेरे को तो सवाल पता है, आप एक बार देख लीजिए। इलास्ट्रेशन 4 मतलब उदाहरण नंबर 4 તમારે બેટા જોવાનું છે। હા, કાલના ટેસ્ટની માહિતી ફરી આપો। હા, કાલના ટેસ્ટ વિશે એવું છે કે તમારા પેરેન્ટ્સનું એક વોટ્સઅપ ગ્રુપ આજ રાત સુધીમાં બની જશે અને પેપર એની અંદર આવશે। તમે ગમે ત્યારે બી લખી શકો છો, લખીને પછી પીડીએફ બનાવીને એ તમારે પાછું મારા નંબર ઉપર શેર કરવાનું છે। ફિઝિક્સનું પેપર મારા નંબર પર, કેમિસ્ટ્રી દેવ સરના નંબર પર અને બાયો દેવ સરના નંબર પર, મેથ સચિન સરના નંબર પર।
બધાના નંબર વોટ્સએપ ગ્રુપમાં એડ કરેલા છે, એડમિન તમને દેખાશે, દરેકે પોતપોતાના प्रोफाइल पिक મૂકેલા હશે, ठीक है। तो आपको ये चीज एक कर देनी है। मैं यहां से ग्रुप बना दूंगा। इलस्ट्रेशन 4 हमने कल कर दिया था, ऐसा था, मुझे याद नहीं है। ओके, तो वेरी नाइस, डन। इलस्ट्रेशन 4 बेटा हो गया है ना अपना कल, रेशियो वाला एफई और एफजी, एक बार कंफर्म कर लो, एफई एफजी का रेशियो वाला हो गया कि नहीं हुआ है, एक बार कंफर्म कर लो कल के सेशन को। ओके, चलो हो गया है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, क्योंकि अभी 4 बैच चल रही है, 3 ऑफलाइन 1 ऑनलाइन, तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पे क्या चला था। इलस्ट्रेशन नंबर 5 हो गया था बेटा, जल्दी 5 हुआ था? नो सर, ओके, चलो 5 करते हैं। देखो 5 के अंदर क्या है, एक स्फीयर ए है और दूसरा स्फीयर बी है। आज जो पहले दिन आए सेशन के अंदर उनको थोड़ा सा इसमें समझ में शायद ना आए, लेकिन मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। एक स्फीयर ए है, दूसरा बी है। स्फीयर मतलब गोड़ो, બંને લેંગ્વેજમાં આપણે ચલાવીએ છીએ એક સાથે ગોળો। इसके ऊपर चार्ज क्यूए है, આની ઉપર ચાર્જ मतलब વિદ્યુત ભાર ક્યુબી છે, અને બંને વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે 10 સેન્ટીમીટર છે, એવું એમણે કીધેલું છે, ठीक है। ऐसा इन लोगों ने बोला है 10 सेंटीमीटर। मैं ये 10 सेंटीमीटर को आर सपोज कर लेता हूँ, क्योंकि रीजन क्यों आर सपोज करने का, क्यूए आपको नहीं दिया है, क्यूबी भी आपको नहीं दिया है ना, क्यूए क्यूबी आपको दिया नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसको खाली आर सपोज कर लेते हैं, 10 लेके कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे बेटा फोर्स कितना लगेगा, तो F इज इक्वल टू के, F इज इक्वल टू के क्यूए क्यूबी अपॉन आर स्क्वायर फोर्स लगेगा। इसको मैं 1 नंबर देके छोड़ देता हूँ। अब आगे की कहानी सुनो, है ना। आगे कहानी में ऐसा है कि ए को आप सी के साथ टच करवाते हो और बी को आप डी के साथ टच करवाते हो, फिर दोनों को वापिस अलग करते हो। मैं ड्रॉ करता हूँ, पहले 4 गोल ड्रॉ कर दो। क्या बोला है इन लोगों ने कि भाई आप ए का कॉन्टेक्ट सी के साथ करवाते हो, इसके ऊपर क्यूए है, इसके ऊपर 0 है, और बी नो कॉन्टेक्ट बेटा डी साथे करावो छो, आनी ऊपर क्यूबी और आनी ऊपर कशु नहीं, ऐसा इन लोगों ने बोला है। कल हमने सीखा था कि जब हम कॉन्टेक्ट करें दो बॉडी का, तो चार्ज मतलब विद्युत भारનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન मतलब વિદ્યુત ભારની વહેંચણી કેવી રીતે થશે, તો બંને પરના જે ચાર્જ છે, વિદ્યુત ભાર છે, એનું કરવાનું એડિશન। एडिशन करने का नीचे डिवाइड बाय 2 कर देने का, एडिशन डिवाइड बाय 2। तो मैं इसका और इसका एडिशन करता हूं यहाँ पे, QA प्लस 0 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा, QA बाय 2 आएगा। सेम टू सेम बेटा मैं इसका भी एडिशन कर देता हूं, एडिशन એટલે સરવાળો, QB प्लस 0 बाय 2, तो कितना आएगा, QB बाय 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब A के ऊपर कितना है भाई, QA बाय 2, बी के ऊपर कितना है, सी के ऊपर, तो कि भाई QA बाई 2, सेम टू सेम बी के ऊपर कितना आ गया, QB बाई 2, और डी के ऊपर भी बेटा कितना आ गया, QB बाई 2। क्लियर। दो स्फीयर को टच करवा के इन लोगों ने अलग करा, तो अलग करा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। कैसे होता है, वહેંચણી चार्ज नहीं, બંને चार्ज નું प्लस डिवाइड बाई 2। अब क्या बोला, ए और बी को नजदीक लाते हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ए और बी को वापिस नजदीक लाते हैं। तो अब ए और बी को वापिस नजदीक लाएंगे, ए और बी, तो ए के ऊपर कितना है अब, QA बाई 2, बी के ऊपर कितना है, QB बाई 2, और आपने इसका डिस्टेंस अब 5 सेंटीमीटर कर दिया, तो 5 मतलब इसके अकॉर्डिंग टू आर का आधा हो गया, तो आर डैश कितना हो गया, R बाई 2 हो गया, है ना। ये 10 था, 10 का क्या हो गया, आधा हो गया, तो 10 का आधा मतलब R बाई 2 हो गया। तो नया फोर्स ढूंढो, तो नया फोर्स क्या होगा, A QA QB बाई R डैश का स्क्वायर, तो K एज इट इज, QA क्या होगा बेटा, QA बाई 2, QB क्या होगा, QB बाई 2, है ना। नए चार्ज कितने आ गए, लेटेस्ट नया विद्युत भार के ऊपर इतना, B के ऊपर इतना, और डिस्टेंस बेटा कितना हो गया, आधा, तो R बाई 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, K QA QB, नीचे R स्क्वायर होगा, Q 2 2 सा 4 4, और ये 2 का स्क्वायर 4 कट हो गया, तो ये तो बेटा हमने देखा इतना ही है पहले नंबर वाला, तो ये तो नंबर 1 लिख लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 પરથી શું થઈ જશે, F ડેશ બરાબર, मतलब फोर्स ની અંદર मतलब विद्युत भार ની અંદર कोई चेंज થયો नहीं, એટલો ને એટલો જ રહ્યો। क्लियर। अब यहाँ पे बोर्ड वाले चेंज भी कर सकते हैं, ये 10 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर ही रखे,
उसको चेंज ना करे तो नीचे आर का आर रहेगा, आर का आर रहेगा तो आर स्क्वायर ही रहेगा, 2 2 जा 4 बाहर आ जाएगा। समझना, अगर ये लोग डिस्टेंस को सेम रखे 10 सेंटीमीटर तो नया फोर्स क्या होगा, एक्स्ट्रा नया फोर्स क्या होगा, के क्यूए डैश फोर्स मतलब बળ, નવું બળ કેટલું હોય r ડેશ નો સ્ક્વેર, તો કે ક્યુએ ડેશ કેટલું આવ્યું તો બેટા QA/2, આ કેટલું આવ્યું તો QB/2, r ડેશ તો એનું એ જ રાખ્યું ને 10 સેન્ટીમીટર તો r નો સ્ક્વેર, તો 2 2 જા 4 હું બહાર કાઢી લઉં 1/4 કે QA QB अपॉन r स्क्वायर, तो आ तो फोर्स હતો ને तो શું થઈ જાય F/, तो नया फोर्स कितना हो जाए बेटा F/4 जितना हो जाए, कितना हो जाए F/4 जितना। ठीक है, क्लियर है इतना बेटा, क्लियर है, जल्दी बताओ कोई डाउट। बहुत इजी सवाल, एमसीक्यू में ज्यादा चांसेस है इसके आने के, एमसीक्यू में इसके आने के ज्यादा चांसेस है। किसी को डाउट है तो बताओ वरना हम भागते हैं आगे। वेरी नाइस। नीश पटेल का तो पहला दिन है, अभी 20 मिनट पहले ही एनरोलमेंट हुआ है। चलो विनीश, वेरी गुड, आपका उत्साह देख के मुझे भी जोश आ गया। वेरी नाइस। अब मैंने नीश का नाम लिया तो बाकी के स्टूडेंट कॉल मत करना, साहब मारू नाम लेजो लेक्चर में, जेने जेने પોતાનું નામ લેવડાવવું હોય મને કોલ કરી દેજો, સાહેબ મારું નામ લેક્ચર માં લેજો, હું 10 વાર નામ બોલીશ બસ, ક્લિયર। એનો મતલબ એવો નથી કે નીશે કીધું સાહેબ મારું નામ બોલજો, હું તો ખાલી એનું કહું છું કે હમણાં 10-15 મિનિટ પહેલા જ મેં એનું એનરોલમેન્ટ કર્યું છે અને આજે ને આજે હાલ જ લેક્ચરમાં આવી ગયો, તો બહુ સારી વસ્તુ કહેવાય, મને બહુ ગમ્યું નીશ, વેરી ગુડ। આવું નવું કન્ટિન્યू રાખો એટલે જો તમે સબ્જેક્ટના સુપડા સાફ કરી દેશો, क्लियर। चलिए एक्स्ट्रा डन, अब बढ़ते आगे। अब आता है बेटा सुपरपोजिशन, लॉ ऑफ फोर्सेस। ये सब में बेटा एनसीईआरटी ने जो फिगर दी है ना वो मैं इसलिए नहीं लेके आता हूं कि मुझे मजा नहीं आता, फिर मेरे को वापस ड्रॉ करनी पड़ती है, इसलिए मैं खुद ही फिगर बना दूंगा। कूलम्ब बળ માટે સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત, ठीक। अब समझना शांति से इसको क्या है, पहले तो फिगर समझो। सुपरपोजिशन એટલે કે સંપાતપણાનો સિદ્ધાંત કેમ વપરાય, लॉजिक હોવું चाहिए ना। हमने कल सीखा था, जो लोग कल के सेशन में नहीं थे वो रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, अपलोड हो चुके हैं, और जितने भी लेक्चर्स लाइव अभी हो रहे हैं, कल का तो हमने लाइव ही किया था लेकिन फिर हमने अपलोड कर दिया इसके ऊपर, अब जितने भी सेशन लाइव हो रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम 1-2 घंटे में मिल ही जाएगा। सुबह केमिस्ट्री का हुआ तो 2 घंटे में मिल गया, प्रोसेसिंग में इतना टाइम लगता है, तो आप उसके बाद 2 की स्पीड पे भगा के देख सकते हो। वेब में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है, तो classplus.web आपको लिखना है, या फिर ऐसा भी गूगल में लिखोगे classplus.web तो आ जाएगा, LYBZE डाल दो, लॉगिन कर लो और उसमें स्टोर सेक्शन में जाना है, बैच में नहीं जाना है, स्टोर सेक्शन में जाना, बैच में जाना नहीं है, स्टोर सेक्शन में जाना, आपके कोर्स दिखाए के उसके अंदर आपको लाइव ज्वाइंट हो पाओगे, है ना। थोड़ा मंत्रो, एप्लीकेशन जोरदार बनाइए तो थोड़ा मंत्रोगे तो पता चल जाएगा, ठीक। अब इसका यूज कैसे होता है बेटा, यूज होता है एक चार्ज के ऊपर, एक विद्युत भार ऊपर बहु बधा चार्ज, मतलब कि विद्युत भार फोर्स लगावता होय, बळ लगावता होय, त्यारे फाइनल एनी पर शोधवानुं छे आपणे। तो केवी रीते फिगर जोजो, मान लो कि ये Q1 के ऊपर हम फोर्स ढूंढना चाहते हैं, है ना, आनी पर, तो मान लो Q2 लगा रहा है, Q3 लगा रहा है और Qn भी लगा रहा है, तो ये सबके ओरिजिन से डिस्टेंस बना लो। चलो ओरिजिन मतलब उगम बिंदु, उगम बिंदु थी अंतरो थई जशे आवी रीते। ये क्या होगा बेटा R2, कल सिखाया था मैंने, ये क्या होगा R1, ये क्या होगा R3, ये क्या होगा Rn होगा। कूलम्ब का वेक्टर फॉर्म हमने किया हुआ था कि नहीं किया हुआ था कल, चैट में बताओ। चलो कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म हमने कल किया था कि नहीं किया था, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमने कल किया था कि नहीं किया था, जल्दी बताओ। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म नहीं किया था, ओ हो स्केलर किया था, वेरी नाइस। चलो तो इसको छोड़ो, पहले कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स, ओके हमने डेमो लेक्चर में किया था इन वेक्टर फॉर्म। चलो तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, नए स्टूडेंट जो भी आए हैं उनको
ये नहीं आता तो सुपरपोजिशन में प्रॉब्लम होता। चलो अब सुपरपोजिशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। कूलम्बનો नियम सदिश स्वरूपे, कल हमने स्केलर किया था, क्लियर। आज वेक्टर करना है। देखना शांति से, फिगर कैसे बनानी है सब कुछ मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना। डेमो में हमने किया था, जो डेमो में थे उनको पता होगा। मान लो दो चार्ज है, બે વિદ્યુત ભાર છે, બંનેનું ઓરિજિન એટલે કે ઉગમ બિંદુથી અંતર r1 વેક્ટર અને r2 વેક્ટર છે, અને આ આપણું ઓરિજિન ઉગમ બિંદુ, બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r12 है, क्लियर। इतनी फिगर आपकी नॉर्मल जनरल आपकी फिगर है, ये फिगर आपको बना देनी है। अब करना क्या है, मान लो कि दोनों चार्ज બંને વિદ્યુતભાર પ્લસ પ્લસ હશે, માઇનસ માઇનસ હશે તો રિપલ્શન થશે, બંને प्लस के माइनस माइनस के प्लस हશે तो एट्रैक्शन થશે, ठीक। अब हम अभी यहाँ पे एनसीईआरटी ने जो फिगर ड्रॉ की है वो लेने वाले हैं। एनसीईआरटी ने दोनों को प्लस या फिर दोनों को माइनस माना है, तो होने वाला है क्या, तो कि रिपल्सन, तो मैं रिपल्सन बता देता हूँ। एक रिपल्सन इस तरफ जाएगा, एक रिपल्सन इस तरफ जाएगा। आप पूछोगे सर आपने ऐसे ही क्यों बनाया, आपने क्यों ऐसे नहीं बनाया, इस तरफ आपने क्यों इस तरफ नहीं बनाया, तो बेटा जो लाइन दोनों को जोड़ती है, ये दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है उसी लाइन पे फोर्स लगते हैं। मान लो दो चार्ज ऐसे पड़े हो विद्युत भार, तो या तो फोर्स यहां पे लग सकता है, या तो फोर्स यहां पे लग सकता है, 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 मतलब ये लाइन के ऊपर ही लग सकता है। ये ऐसे नहीं लग सकता, ऐसे भी नहीं लग सकता है, ये लाइन के ऊपर कंपलसरी फोर्स लगेगा। वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है, बाकी कहीं पे फोर्स लगेगा नहीं। ये चीज दिमाग में डाल देना, क्योंकि आगे सम के अंदर हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो हमने इसको ड्रॉ कर दिया दोनों को। अब F12 किसको बोलते हैं, फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज, मतलब Q1 विद्युत भार पर Q2 विद्युत भार वड़े लागतु कूलम बल, है ना। जेनी ऊपर लागे ये फर्स्ट लखीशु, जिसके ऊपर लगे वो पहले, जिसके थ्रू लगे वो उसके बाद। मतलब अगर मैं F21 लिखूं तो क्या होगा, फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज आएगा ना। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, Q2 विद्युत भार पर Q1 विद्युत भार वड़े लागतु कूलम बल। समझे, 1 के ऊपर 2 लगाएगा तो 1 2 बोलेंगे, 2 के ऊपर 1 लगाएगा तो 2 1 बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 आएगा, वेक्टर आएगा उसके सदिश स्वरूप छे એટલે, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 आएगा, ठीक। अब हमें करनी है कथा, जो मैंने आपको बोला था कि कथा तो करनी ही पड़ेगी, क्लियर। कथा में क्या करोगे आप, थियरी लिखनी है। थियरी लिखना अभी से जरूरी है। क्यों, आज एक लड़के को मैंने बोला ना लेक्चर में ऑफलाइन में कि बेटा थियरी तो लिखनी ही पड़ेगी। बोला सर थियरी लिखना नहीं आता। तो मैंने बोला कि इन फ्यूचर जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड आएगी तो वो तेरे को बोलेगी कि मेरे लिए 10 अच्छे अच्छे लाइनें बोलो। तो मैंने उसको बोला कि देख उस दिन तेरे को गप्पे मारने हैं, है ना, उस दिन तेरे को गप्पे मारने पड़ेंगे। अब अभी से तू गप्पे मारने की प्रैक्टिस करेगा तो उस टाइम पे तू 10 की जगह पे 20 ज्यादा लाइन बोल पाएगा, क्लियर। तो अभी यहाँ पे तू गप्पे मारने की प्रैक्टिस कर ले तो उस टाइम पे तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तेरे को पता है कि वो जब ऐसा बोलेगी तेरे को कि मेरे बारे में 10 अच्छी अच्छी बातें बता, तो उस टाइम पे तेरे को भी गप्पे ही मारने हैं, क्योंकि तेरे को भी पता है कि एक भी अच्छी आदत नहीं है, क्लियर। तो 10 आदत तो कहाँ से ढूंढे, तो अभी से गप्पे मारना शुरू कर दोगे तो काम होगा। अब थियरी में गप्पे कैसे मारने हैं, बुक को नहीं पढ़नी है, आपको जो फिगर में दिखता है वो आपको बोलना है। उस टाइम पे भी गर्लफ्रेंड के सामने आप क्या करोगे, जो दिखता है वही तो बोलने वाले हो। तो यहाँ पे भी सीख लो कि कितने चार्ज है, तो कि भाई 2 चार्ज है, Q1 Q2, है ना। Q1 Q2 ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है Q1 का, तो कि भाई R1 है। Q2 का कितना है, तो कि भाई R2 है। Q1 Q2 के बीच का कितना है, R12 है। फिर इतना लिख लो हियर इन द फिगर। અહીંયા ફિગરની અંદર બે વિદ્યુત ભારો Q1 અને Q2 મૂકેલા છે. Two charges Q1 Q2 are shown. The distance of Q1 charge from origin is R1. ઉગમ બિંદુથી Q1 નું અંતર R1 છે અને ઉગમ બિંદુથી Q2 નું અંતર R2 છે. The distance of Q2 charge from origin is R2. The distance between both charge is R12. બંને વિદ્યુત ભાર વચ્ચેનું અંતર R12 છે. પછી આ કથા લખી નાખો. આટલું તમારે થિયરીની અંદર લખવાનું છે. ક્લિયર? આટલું તમારે થિયરીની અંદર લખવાનું છે. તો થિયરી કમ્પલસરી લખવાની છે. अब समझते हैं
कि भाई फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज, मतलब Q1 विद्युत भार पर Q2 विद्युत भार वडे लागतु कूलम्ब बल शू थशे बेटा F12। अब देखना ध्यान से, स्केलर फॉर्म तो आप सबको पता है, क्या था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, था ना। अदिश तो तुमने बधाने खबर ज छे ने बेटा कि भाई अदिश तो यही था। अब ये तो लिखना ही लिखना है, देखो यहाँ पे हम ये तो लिखेंगे ही लिखेंगे कि भाई के Q1 Q2 अपॉन आर। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस आर नहीं है, R12 है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर नहीं है, R12 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, R12 आएगा। मोड लिखूंगा मैं, मोड लिखने का रीजन क्या है कि भाई मेरे को ये नहीं पता कि R1 बड़ा होगा कि R2, क्योंकि R12 का मतलब क्या है, R1 माइनस R2। R12 का मतलब क्या है, R1 माइनस R2। अब इसमें R1 भी बड़ा हो सकता है, R2 भी बड़ा हो सकता है, तो हम मान लो कि बड़े में से छोटा वाला माइनस करें, मोटा थी नानु बात करिए तो जवाब नेगेटिव आवे। तो नेगेटिव तो डिस्टेंस હોય नहीं, એટલે મોડ લઈ લઈએ, મોડ લઈએ તો નેગેટિવ નું શું થઈ જાય, पॉजिटिव થઈ જાય। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसी चीज होगी, यहाँ पे भी ऐसी चीज होगी, क्लियर, यहाँ पे भी ऐसी चीज होगी। R12 का मोड लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि भाई अगर यही होता तो डायरेक्शन कौन दिखाएगा, वेक्टर फॉर्म ની અંદર દિશા બતાવવી બહુ જરૂરી છે સदिश स्वरूपમાં। तो डायरेक्शन बताने के लिए 11 साइंस में आपको पढ़ा था कि आता है डायरेक्शन वेक्टर। क्या आता है, डायरेक्शन वेक्टर, एकम सदिश, यूनिट वेक्टर बोल दो ना, सिंपल यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब बेटा क्या, एकम सदिश। क्या होता है एकम सदिश, ए कैप वो वेक्टर खुद अपॉन उसका ए वेक्टर पोते अपॉन एनु मोड, ए वेक्टर पोते अपॉन एनु मोड। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि भाई R12 कैप, डायरेक्शन कौन सी होगी, यही होगी ना, R12 दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ही डायरेक्शन शो करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R12 कैप आ जाएगा। तो हर एक थियरी के अंदर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, तो इस थियरी के अंदर आपको क्या याद रखना है, कैप। कैप मतलब एकम सदिश, आ भूली जवाय नहीं, आ याद आई गयु तो तमारू काम થઈ ગયું। ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए कैप। कैप मतलब क्या, वो डायरेक्शन खुद, डायरेक्शन भूलनी नहीं है। अब कैप का मीनिंग तो आपने सीख लिया, के Q1 Q2 R12 का स्क्वायर। कैप का मीनिंग क्या है बेटा, ए कैप का मीनिंग वो वेक्टर खुद अपॉन उसका मॉड्यूलस। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, R12 कैप में वो वेक्टर खुद अपॉन उसका मॉड्यूलस। 2 पावर और 1 पावर, कितनी पावर हो जाएगी, 3 पावर हो जाएगी। पावर में पावर એટલે ઘાત, કેટલી ઘાત થઈ જાય, 3 ઘાત થઈ જાય। તો આ તમારો જવાબ આવ્યો। હવે એનસીઈઆરટી જોશો કે દર્પણ જોશો, બધામાં સ્ટેપ કાપેલા છે, બધામાં બેટા સ્ટેપ કાપેલા છે, ખાસ ધ્યાન પર લઈ લેજો। इतने तक आपको लिखना पड़ेगा। इतना आया समझ में सबको, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो, वो अंदर तक का दिख रहा है कि नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, दिख ही रहा है, थोड़ा सा वीडियो, ओके ठीक है, चलो इतना आ गया समझ में। किसी को डाउट बेटा यहाँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले बहुत सारे सवाल में इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। आगे आने वाले बहुत सारे सवाल के अंदर हमें इसकी बेटा जरूरत पड़ने वाली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताइए, कोई डाउट, नो सर, वेरी गुड। कमेंट करना, कमेंट करने से हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। वेरी गुड। R12 का क्यूब कैसे हुआ बेटा, नीचे 2 पावर है और यहाँ पे 1 पावर है, 2 पावर प्लस 1 पावर, 2 અને 1 घात, टोटल कितनी घात थी जाए, 3 घात। ठीक, आ गया मंत्र समझ में, मंत्र बेटा आ गया समझ में। बेटा ना खबर पड़े तो અત્યારે भी पूछी लेवू, लेक्चर पत्या पछे भी पूछी लेवू, ठीक है, ओके ओके। चलो अब सेम टू सेम 1 2 तो निकाल दिया, अब 2 1 भी निकालेंगे ना, दूसरे के ऊपर पहला भी फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू
Q1 चार्ज, Q2 विद्युत भार पर, Q1 વિદ્યુત ભાર વડે લાગતું કુલંબ બળ શું થશે? अब बेटा दिमाग मत दौड़ाओ, F21 लिख रहा है ना, जहां पे 1 था वहां पे 2 कर दो, जहां पे 2 है वहां पे 1 कर दो, जहां पे 1 था वहां पे 2 कर दो, जहां पे 2 है वहां पे 1 कर दो, काम खत्म। तो K Q2 Q1 R21 का स्क्वायर R21 कैप आ जाएगा ना बेटा, हाँ के ना? तो K Q2 Q1 R21 का स्क्वायर वो वेक्टर खुद अपॉन उसका मॉड्यूलस, तो Q2 Q1 બે અને કેટલી પાવર થઈ જાય બેટા? तो કે सर 3 पावर, वेरी गुड, आ जाएगा। बोलो ये तो कितनी अच्छी बात बेटा, खुद के पेपर में से ही चोरी करने की, दूसरे के नहीं, खुद के पेपर से में से ही चोरी करने की। आया समझ में बेटा? ये तो सबको समझ में आ गया। तो इतना देख के बेटा आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे F12 जितना है उतना ही F21 है, लेकिन डायरेक्शन એટલે કે દિશા अलग है ना। मैग्नीट्यूड बोथ फोर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या बेटा? मूल्य समान परंतु दिशा केवी विरुद्ध, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम पर दिशा ऑपोजिट। कैसे दिशा ऑपोजिट? देखो एक इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ है ना। एक दो फिगर और इसमें ऐड करनी, मैं अभी वो समझा रहा हूं आपको। ये बेटा न्यूटन का कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ है ना, एमसीक्यू में आया था कि કુલમ્બનું સદિશ સ્વરૂપ ન્યૂટનના કયા નિયમને અનુસરે છે? તો ન્યૂટનનો ત્રીજો નિયમ है ना। फॉलो फॉलो એટલે અનુસરવું, क्लियर? हम नहीं फॉलो करते इंस्टाग्राम पे सबको, ठीक? तो सेम टू सेम न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अब इसमें और दो फिगर आपको ऐड करनी है। कौन सी दो फिगर? यहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ पे मैं बना देता हूं, समझना। Q1 और Q2 दोनों को ज्वाइंट किया, सेम टू सेम Q1 दोनों को ज्वाइंट किया। अब अगर दोनों के बीच में रिपल्सन होगा तो ऐसे फोर्स लगेंगे, अपाकर्षण, અને જો આકર્ષણ હોત તો આ રીતે फोर्स लागता होत, एट्रैक्शन, ठीक? ये क्या होगा बेटा? F12 और ये क्या होगा? F21। यहाँ पे ये क्या होगा? F12 और ये क्या होगा? F21। दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 भी लिख सकते हो, R21 भी लिख सकते हो। बुक में R21 लिखा है, मैं ऑलवेज R12 लिखता है। अब पहली फिगर बेटा क्या डिनोटेट करती है कि भाई दोनों जो भी चार्ज है आपके, वो दोनों चार्ज मतलब विद्युत भार का तो બંને ધન હશે का तो બંને ઋણ હશે, ठीक है? तो અપાકર્ષણ થાય ને, રિપલ્સન થાય ને, तो બંને ધન का तो બંને ઋણ હોય તો Q1 Q2 શું આવે? ग्रेटर देन 0। चेक कर लो, मान लो Q1 2 અને Q2 3, तो 2 × 3 6। अगर -2 और -3 है तो भी +6 हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। अब इसमें क्या होगा? एट्रैक्शन में एक प्लस एक माइनस, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, गुणाकार करशो तो जवाब माइनस ज आवशे, क्लियर? तो यहाँ पे Q1 Q2 क्या होगा? लेस देन। ये एमसीक्यू में आता है बेटा, ये फिगर आपको दे देंगे, 4 ऑप्शन में लिख के दे दे, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 लेस देन 0, इक्वल टू 0, कुछ नहीं। तो आपको देखने का रिपल्सन तो ग्रेटर देन 0, एट्रैक्शन तो लेस देन 0। तो ये फिगर भी आपको उसी फिगर के साथ में ड्रॉ करनी है, एनसीईआरटी में है, और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देना है। अब यहां से सवाल खत्म हुआ। कोई डाउट है तो बता दो, वरना हम सुपर पोजिशन में फटाफट से भागते हैं। एवरीथिंग क्लियर इसमें? जल्दी जल्दी बेटा, क्लियर? ओके, वेरी नाइस। ओके, अब बेटा ये आपको आ गया, तो इसमें तो अब बेटा सब आप इसका सुपड़ा साफ कर ही दोगे। हमने क्या किया था? Q1 Q2 Q3 Qn है, सबके ओरिजिन से डिस्टेंस लिख लिए थे। अब सब लोग 1 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये यहाँ पे लगाएगा F12, लाइन दोनों की यही है ना, ज्वाइंट करने वाली लाइन।
आपको ज्वाइंट करने वाली लाइन पकड़नी है, ये लाइन दोनों को ज्वाइंट करेगी, आगे इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा 1 3 और इसके ऊपर, इसलिए मैंने क्या बोला कि जिसके ऊपर फोर्स लगाना है, જેના ઉપર બળ લગાડવું એ આગળ રાખો, એટલે જેના ઉપર તમારે બળ લગાડવું છે એને આગળ રાખો Q1 ને, એટલે શું આમ થોડી ફિગર આમ બને, નહીતર તમે આવું કરશો Q2 Q1 અંદર નાખશો તો તમારા સુપડા સાફ, જો અંદર લાગશે બધું, આવી એવી ફિગર આવી થઈ જાય, એટલે જેના પર ફોર્સ લગાડો એને બહાર રાખજો તો વાંધો આવે नहीं। क्लियर? चलो बस अब तो पहले तो कथा है ना, जितनी बार मैं कथा बोलूंगा आपको आपकी गर्लफ्रेंड याद आएगी। यार कथा लिख देने की, क्या लिखोगे कथा में કે બે હિયર ઇન ધ ફિગર, અહીંયા ફિગર ની અંદર Q1 Q2 અપ ટુ Qn ચાર્જ મને દેખાઈ રહ્યા છે, Q1 નું ડિસ્ટન્સ લખશો, Q2 Q3 Qn નું લખી નાખશો, है ना, અહીં લખી દઉં Q1 Q2 અપ ટુ Qn દરેકના ઓરિજિન થી અંતર એટલે કે ડિસ્ટન્સ લખવાના સરસ રીતે। પછી આપણે નેટ કોના પર જોઈએ છે, Q1 પર જોઈએ છે ને, તો Q1 પર કેટલા લોકો ફોર્સ લગાડે છે, Q2 Q3 અપ ટુ Qn આટલા લોકો ફોર્સ લગાવે છે, આપણે નેટ શોધવાનું છે, તો આગળની 4-5 લાઈન લખી દેવાની। ક્લિયર? આગળની 4-5 લાઈન તમારે લખી દેવાની। હવે શરૂ કરીએ, જે જૂની કથા હતી એ જ મારે તો ખાલી તમને એક્સપ્લેન કરવાનું છે, જાતે તમારે કરવાનું છે। ક્લિયર? ફોર્સ ઓન Q1 ચાર્જ ડ્યુ ટુ Q2 ચાર્જ, Q1 પર Q2 વડે લાગતું બળ શું હોય બેટા, બધા સ્ટેપ તમારે કરવાના છે, ये वाले ये सारे स्टेप आपको करने हैं, मैं तो खाली ये लिखूंगा। ठीक, तो 2 स्टेप आपके लिए मैं दे रहा हूं, एक स्टेप और दूसरा स्टेप, मैं सीधा तीसरा लिखता हूं कि Q1 Q2 R12 का क्यूब R12 आया समझ में। अब सेम टू सेम 1 के ऊपर कौन लगा रहा है, 3 लगा रहा है, तो फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q3 चार्ज, है ना, तो Q1 पर Q3 વડે લાગતું બળ કેટલું હશે, હવે તો આવડે ને, 1 અને 3 1 3 1 3 1 3, है ना, दिमाग दौड़ाने का नहीं, क्या करोगे कि Q1 Q3 R13 का क्यूब R13। ठीक, अब सेम टू सेम फोर्स ऑन Q1 चार्ज, पीछे लिख लूं, नहीं नहीं यहाँ पे लिख लेता हूं, फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Qn चार्ज, Q1 पर Qn વડે લાગતું બળ કેટલું આવશે, F1n કે Q1 Qn R1n નો ક્યુબ। चलो कोई पण वस्तुમાં कोई पण विद्यार्थी ने डाउट हो तो कही दो, तीनों में समझ में आ गया। 3 स्टेप आपको लिखने हैं जो मैंने छोड़े हैं, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ रेड कलर से, एक ये स्टेप, एक ये स्टेप, एक ये स्टेप, एक ये स्टेप, यहाँ पे भी 2 स्टेप। ठीक, 2 स्टेप मैंने बाकी रखे, भले एनसीईआरटी ने ना दिए हो, हमें लिखने हैं, भले एनसीईआरटी ने ना दिया है, हमें लिखने हैं। क्लियर ना बेटा, बस तो खत्म। अब क्या करेंगे, सो फ्रॉम लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, શું કહે છે, આ સંપાતપણાના सिद्धांत अनुसार, है ना, क्या है, अपने को किसके ऊपर फाइनल चाहिए, Q1 के ऊपर निकालना है ना, Q1 मतलब F1, तो F1 क्या होगा, 1 के ऊपर 2 की वजह से, 1 के ऊपर 3 की वजह से, अप टू 1 के ऊपर n, सबका वेक्टर सम कर देने का। तो जो भी आंसर आया बेटा वो सारे आंसर आपको यहाँ पे लिखने हैं बस। कौन से आंसर आए, एक ये और एक ये, 3 आंसर आपको वहां पे छाप देने हैं। ठीक, तो ये था बेटा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। अब बताओ कोई डाउट है तो, अब बता दो, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो। 4 मार्क में एक बार ये सवाल बेटा आ चुका है, कितने मार्क में, 4 मार्क में। ठीक, शांति से देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, वरना हम आगे चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 की ओर फटाफट से। आपको एक सम की बुक की पीडीएफ मिलेगी दोनों मीडियम में, है ना, अगर हो सके तो उस बुक की पीडीएफ की प्रिंट निकलवा लेना, सम ओनली सम ही होगे। अगर आपके पास व्रज पब्लिकेशन की बुक है
तो वो हम आपको देने वाले हैं। बहुत अच्छी बुक लिखी है, मेरे ही टीचर ने लिखी है, जिसके पास मैं कभी कुछ सीखा नहीं हूँ लेकिन बहुत सारा मार्गदर्शन लिया है। बहुत एज हो गई है उनकी, तो अनिल सर की, उनका नॉलेज भी फिजिक्स में जबरदस्त था, तो उन्होंने लिखी हुई बुक है, बहुत अच्छी तरीके से सारे सम समझाए हुए, उनकी मेथड बहुत अच्छी है। क्लियर? तो मैं उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा, अगर आपके पास है तो इट्स वेल एंड गुड। ओनली एंड ओनली सम के लिए आती थी, है ना, सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान, सैद्धांतिक फिजिक्स, न्यूमेरिकल फिजिक्स, दोनों मीडियम में है। मैं आपको 2-3 दिन में शेयर करवा दूंगा। ठीक, चलिए अब आ जाओ सीधे बेटा इलस्ट्रेशन नंबर किसके ऊपर, 6 के ऊपर। एनसीईआरटी है तो ओपन कर लो। ऐसी एक फिगर होगी, फिगर में कैसा दिया है, ध्यान से देना। एक ट्राइंगल दिया है आपको, आपको ऐसा बोला है कि यहाँ पे क्यू चार्ज है, Q1 इज इक्वल टू क्यू, Q2 इज इक्वल टू क्यू, Q3 इज इक्वल टू क्यू। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाजु त्रिकोण है, बधी बाजू सरखी, L L અને L। क्लियर? बीच में एक Q पड़ा है सेंट्रोइड पे, एग्जेक्ट सेंटर ऊपर एक कैपिटल Q પડ્યો છે, એના પર લાગતું બળ તમારે શોધવાનું છે, ફોર્સ, નેટ ફોર્સ ફાઇન્ડ કરવાનો છે। તો સૌથી પહેલા તો બેટા તમને એ વસ્તુની ખબર પડવી જોઈએ કે આ બધા ડિસ્ટન્સ કેટલા થશે, એક આ અને એક આ, तो ये डिस्टेंस થશે x, है ना, આપણે સપોઝ કરી લઈએ છીએ x, આ x, આ બી x અને આ બી। આ કેપિટલ Q પર લાગતો ફોર્સ આપણે શોધવાનો છે, ફાઇનલ નેટ ફોર્સ આપણે શોધવાનો છે। ठीक છે, डन। तो चलो शुरू करते हैं। हमें खाली याद क्या रखना है, प्लस प्लस अपाकर्षण रिपल्सन, प्लस माइनस एट्रेक्शन आकर्षण, आटलू तुम्हारे याद रखवानुं छे, बीजू कहीं याद रखवानुं नहीं। तो ध्यान से देखना, ये Q के ऊपर ये पहला वाला क्या बोलेगा, तू दूर जा, दूर भगाएगा ना इसको। एक्चुअल में कैपिटल Q भी इसको धक्का मारने वाला है, लेकिन हमें तो इसके ऊपर देखना है, तो इसके ऊपर नीचे की ओर फोर्स लगेगा। इसको मैं नाम दे देता हूं F1, और होगा कितना, K Q Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होगा ना, Q Q डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों का चार्ज, विद्युत बल और वच्चेનું अंतर। अब सेम टू सेम बेटा ये Q2 इसके ऊपर कहां पे लगाएगा फोर्स, इस तरफ लगाएगा, दूर जा, है ना, धक्का मारेगा ना इसको, दोनों की लाइन ऑफ ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, तो उस लाइन पे आगे धक्का मारेगा, और ये होगा कितना, F2 इज इक्वल टू K Q Q अपॉन डिस्टेंस नो स्क्वायर, Q Q अपॉन डिस्टेंस नो स्क्वायर। अब सेम टू सेम ये भाई साहब भी एक, ये Q को क्या बोलेंगे, भाई तू भी दूर जा, मेरे को तेरा भी काम नहीं है, तो इसको भी धक्का मारेगा, तो ये धक्का कितने का होगा, F3, तो क्या भाई K Q Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इतना समझ में आया? सबसे पहले कैपिटल Q के ऊपर 3 लोग फोर्स लगाएंगे और तीनों उसको धक्का ही मारने वाले हैं, उसकी दोनों की जोड़ने वाली लाइन पे धक्का लगेगा, है ना। एक्चुअली में ये Q को इस तरफ धक्का नहीं मार सकता, है ना, ये वाला Q को इस तरफ धक्का नहीं मार सकता, उसकी लाइन पे ही धक्का लगेगा या फिर अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे तो दोनों प्लस प्लस है तो धक्के ही लगने वाले हैं। तो एक्चुअल में ये फोर्स कितने कितने हुए, मैं एक जनरल फिगर बना दूं, तो एक ये और ये नीचे, 3 फोर्स है, तो ये F1 है। देन मैं इसको अगर F सपोज कर लूं, है ना, लेट धारता, तो ये भी बेटा F ही लिख पाऊंगा क्योंकि दोनों सेम है, तो ये भी मैं F लिख पाऊंगा क्योंकि ये भी सेम है, तो तीनों F F F हो गए, तो F1 इज इक्वल टू F, F2 भी बेटा क्या F, और F3 भी क्या है F। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाएंगे, आ બંનેનું નેટ શોધીશું कि भाई आ બંનેનું પરિણામી क्या જાય છે। तो सोचो यहाँ पे एंगल कितना होगा, चलो कौन बताएगा, ये वाला एंगल, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें एंगल लिखना पड़ेगा ना भाई, ये एंगल पता होना चाहिए। चलो कौन बोलेगा एंगल, जल्दी से बताओ एंगल कितना होगा, कितना होगा एंगल, जल्दी से बताओ। 120 120, वेरी नाइस। आ બધા લોકો સન્ડેના લેક્ચર વાળા છે, આ બધા લોકો સન્ડે લેક્ચર વાળા છે। 120, ઓ નીશ પટેલ સન્ડેના લેક્ચરમાં નહોતો એટલે જો નીશે 60 કીધું, નીશનું, બાકી બધા મારા બેટા સન્ડેના લેક્ચર वाला છે। देखो 120 कैसे आता है, सही है, और यहाँ पे एंगल होगा 60, इक्विलेटरल है तो બધા સમબાજુ હોય ને 60, तो અહીંયા જે એંગલ હોય ને એના કરતા અહીંયા ડબલ જ હોય 120, તો અહીં 120, તો અહીંયા શું હશે, બીજી રીતે તમારે જોવું હોય तो ये आधा 30, ये भी आधा 30, तो 30 30 टोटल 180 होना चाहिए, तो 30 30 120 ही होगा। क्लियर? तो वो 120, तो ऊपर वाला भी बेटा क्या होगा 120 ही होगा। तो अब मैं इसकी फिगर वापस बनाता हूं, एक ये और ये है ना, यहां पे कितना F2 इज इक्वल टू F, यहां पे भी कितना F3 इज इक्वल टू F, नेट बीच में, इसका नेट बीच में,
ठीक, जब बेटा તમે નેટ નીકાળો, એફ નેટ તો મેં નામ નહીં બોલુંગા, मैं F2 3 નામ બોલુંગા, 2 અને 3 નું બેટા તમે નેટ શોધો છો, પછી આને ભૂલી જવાના, પછી ખાલી આને જ તમારે યાદ રાખવાનો. કેવી રીતે કરશું? આનું ફોર્મ્યુલા હતું F23 इज इक्वल टू F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2 F2 F3 cos थीटा. क्लियर? जिनको ना पता है लो ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर बाजू चतुष्कोण की रीत अनुसार क्या लिखने का बेटा? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेलल का सिंबल, समांतर बाजू चतुष्कोण ना नियम अनुसार. अब F2 भी F है, F3 भी F है, तो मैं यहां पे डाल दूं F स्क्वायर प्लस 2FF cos 120. 4 થી 5 વેલ્યુ એવી છે જે તમારે કમ્પલસરી યાદ રાખવાની છે. જેમ કે સૌથી પહેલા sin 0 0, sin 90 1, sin 180 0, cos 0 1, cos 90 0, cos 180 माइनस है. ये वैल्यू बेटा कंपलसरी आपको याद कर लेनी है. और दूसरी cos 120 अभी आएगी -1/2. क्या है? -1/2. तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2f स्क्वायर हो जाएगा. सेम टू सेम 2ff, तो वो भी 2f स्क्वायर हो जाएगा. cos 120 -1/2 हो जाएगा. 2 से 2 मर जाएगा. क्लियर? तो ये कितना आएगा? 2f स्क्वायर माइनस यहाँ पे बीच में जाएगा, 2 2 मरेगा तो -f स्क्वायर. 2f स्क्वायर में से f स्क्वायर जाए तो f स्क्वायर, तो अंडर रूट निकालोगे तो f बचेगा. आया भाई लोग समझ में? f, तो ये f तो खाली बेटा इन दोनों का आया. अभी ये नीचे वाला तो बाकी ही है ना? ये नीचे वाला तो हमने छोड़ ही दिया है. तो अब हम क्या करेंगे? उन दोनों का नेट आ गया, ये ऊपर f आ गया, और हमने जो छोड़ा था वो, हमने पहला वाला छोड़ा था ना, ये नीचे वाला, वो अब ले लेंगे. ये कौन था? F1 इज इक्वल टू f, यहाँ पे सेंटर, ये q, ये F23 मिल गया. कितना मिला? f. तो ऊपर भी बेटा f, नीचे भी बेटा f. तो सेम फोर्स sees but in opposite direction. समान बड़ो परंतु विरुद्ध दिशा. एक बीजा ने शू कर देशे? कैंसल ईच अदर, नाबूद करशे ने कोने? एक बीजा ने. सो एफ नेट ऑन चार्ज कैपिटल Q इज इक्वल टू 0. परिणामी बल कैपिटल Q ऊपर કેટલું લાગશે? 0. समझ पड़ी बेटा? क्लियर? और वैसे भी एक रूल है, अगर मान लो कि ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में तो चांसेस कम है, सर्कल है, अगर आमने सामने फोर्स सेम हो, मतलब ये तो सब सेम Q Q Q, अगर माइनस Q Q Q होते, -2Q प्लस 2Q होते, यहाँ पे मान लो 2Q, ये भी 2Q, ये -4Q, ये -4Q, ये सिमेट्री सिस्टम में यहाँ पे एफ नेट 0 ही होता है. 0 यहाँ पे एफ नेट 0, यहाँ पे एमसीक्यू में डायरेक्ट काम आएगा. एफ नेट क्या होगा? 0 होगा. बोलो कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो बता दो, फटाफट से देख लो, है ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट? ओ क्या है सर, कोई भी क्लोज सरफेस के लिए 0 होगा तो डायरेक्ट वो स्टेटमेंट नहीं 7 मार्क कैसे देंगे? तो मैं तो ऐसा ही लिख देता कि फिजिक्स की बुक के अंदर ये सवाल का आंसर है, आप देख लेना. वो आंसर तो है ही ना. नहीं चलता बेटा. ये एमसीक्यू के लिए मैं शॉर्टकट देता हूँ स्टूडेंट को. तो अगर 1 मार्क में एमसीक्यू में आ जाए तो आपको काम में श्योर आएगा, लेकिन 3 मार्क 2 मार्क में आता है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा. क्लियर? कंपल्सरी. ठीक? चलिए
क्लियर? अब ऐसा एक सवाल आई थिंक एक्सरसाइज में भी है, आपकी एनसीईआरटी ओपन करो। एक्सरसाइज में एक सवाल है, आज ही हमने सुबह किया था। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज का नंबर है कौन सा वाला, 6 नंबर वाला। एक्सरसाइज का 6 नंबर ओपन करो, अभी आपको पता चल जाएगा। एक्सरसाइज का 6 नंबर है ना। उसमें क्या बोला है, कितने चार्ज हैं, 2 - 5 2 n - 5 2 - 5 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, ऐसा आपको दिया है। और सारे साइड कितने के हैं, 10 सेंटीमीटर के। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। क्लियर? अब सेंटर पे कौन सा चार्ज पड़ा है, सेंटर पे एक चार्ज पड़ा है 1 माइक्रोकूलम यहाँ पे। इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ऐसा इन लोगों ने पूछा है ना, 1 माइक्रोकूलम के ऊपर। तो अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत इजी है, 0 ही आएगा, सीधी बात है। ये प्लस और ये प्लस के बीच में रिपल्सन होगा इस तरफ, है ना। और सेम टू सेम ये प्लस के बीच में भी रिपल्सन ही होगा, नहीं मतलब ये दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे, 1 को। ये 2 वाला इस तरफ धक्का मारेगा, ये 2 वाला ऊपर धक्का मारेगा, मतलब धक्का तो पड़ने वाला है ना। मैं इसको ए बोल दूं, ये बी बोल दूं, ये सी बोल दूं, ये डी बोल दूं, तो ये भाई साहब ए 1 को धक्का मारेगा एफ ए, और ये 2 ये 1 को धक्का मारेगा एफ बी। अब मैं इसको x सपोज कर लूं, इसको भी मैं x सपोज कर लूं, तो फोर्स कितना होगा इन दोनों के बीच का, k 2 1 और x का स्क्वायर 2 1 और नीचे क्या आएगा x का स्क्वायर। सेम टू सेम इन दोनों का जो रिपल्सन है 2 1 x का स्क्वायर ही आएगा ना, k 2 1 अपॉन x का स्क्वायर ही होगा। सिंपल लॉजिक देखो वापस, इसको कौन सा कलर ले, ओके। ये 2 ने ये 1 को इस तरफ धक्का मारा है ना, ये 2 ने ये 1 को धक्का मारा, हमें इसके ऊपर निकालना है। क्लियर? तो 2 ने 1 को धक्का मारा इस तरफ, चल भाग। सामने ये 2 ने भी 1 को धक्का मारा, चल भाग चल भाग। अब ये जो धक्का ये 1 को पड़ा, ऊपर से जितना आया उतना ही नीचे से ऊपर गया, तो ये 1 बेचारा बीच में ही बैठा रहा, 1 बेचारा बीच में ही बैठा रहा, क्योंकि देखो धक्के देखो सेम ही है दोनों, कोई अलग अलग नहीं है। तो ये जो 1 था वो बीच में पड़ा रहा। तो इसमें से कंक्लूजन क्या निकला कि हियर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, बनने सेम ना, सो दे कैंसल, બંને એકબીજાને નાબૂદ કરશે ને नाबूद, हाँ कि ना। क्लियर? दोनों ने कैंसिल कर दिया। अब इसका काम देखते हैं। ये -5 ये 1 को क्या बोलेगा, नजदीका भाई, तो नजदीका इस तरफ फोर्स लगाएगा, नजदीक बुलाएगा। सेम टू सेम ये -5 भी ये 1 को नजदीक बुलाएगा, भाई तू मेरे पास आ यार, उस तरफ क्यों जा रहा है। तो वो कंफ्यूजन में आ जाएगा वापस। ये फोर्स कौन सा होगा, एफ बी होगा। कितना दोनों के बीच का, कि माइनस नहीं लिखने का, सम सॉल्व करने के टाइम फोर्स की वैल्यू माइनस नहीं लिखेंगे, चार्ज की वैल्यू, सॉरी, है ना, ये तो प्लस ज राखीशू। आ भी हूं एक्स धारी लઉં, आ भी हूं एक्स धारी लઉં। ये बेटा कितना होगा एफ डी के 5, आया समझ में, हाँ के ना। सर एफ ए सी होगा ना, एफ ए इक्वल टू एफ सी होगा ना, एफ ए इक्वल टू, सही बात है, सही बात है, सही बात है। ये है, ये सी वाला है ना, तो ऊपर सी आएगा ना यहाँ पे। ये एफ बी कहां से आ गया भाई, जानबूझ के गलती, एफ सी, ये क्या होगा, एफ सी होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एफ सी ही होगा। सही बात है, हाँ बेटा सही बात है, एफ सी। ये एफ बी और ये एफ डी, तो देखो एफ बी और एफ डी में क्या खेल हुआ, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। ये एफ -5 ने 1 को ऐसा बोला तो नजदीक आ, है ना, खींचा उसकी तरफ, और ये -5 ने भी ये 1 को इस तरफ खींचा, क्योंकि प्लस माइनस के बीच में क्या होता है, प्लस माइनस के बीच में क्या होता है, एट्रैक्शन होता है ना। क्लियर? लेकिन खींचने का तरीका क्या था, दोनों सेम वैल्यू में ही खींचा, तो दोनों सेम वैल्यू में खींचा, तो आमने सामने इन दोनों भी ने भी एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया, एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। तो हियर एफ बी
इज इक्वल टू एफ डी। तो सो दे કેન્સલ ઈચ અધર, બંને એકબીજાની અસર નાબૂદ કરશે। સો નેટ ફોર્સ ઓન 1 માઇક્રોકુલમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0। પરિણામી બળ 1 માइक्रोकूलम पर શું થશે? 0 થશે। क्लियर? ये सब भी आपको लिख के मेंशन करके थोड़ा थियोरेटिकल दिखा देना पड़ेगा। तो हुआ तो क्या फंडा, सेंटर पे तो 0 ही होता है, लेकिन लिख के दिखाना पड़ेगा। कोई डाउट बेटा किसी को? मुझे ये बताओ, इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 हो गए थे कि बाकी है? इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 हो गए कि बाकी है? सॉरी, एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1 2 3 हो गए कि बाकी है? एक्सरसाइज बोलना, इलस्ट्रेशन नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। एक्सरसाइज 1 2 3, एक्सरसाइज 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 बाकी है। ओके, चलो फटाफट से एक्सरसाइज का नंबर 1 देखो। अब ये एक्चुअल में मेरे लायक सवाल नहीं है ना। एक्सरसाइज हो गए 1 2 3 तीनों हो गए। चलिए वेरी नाइस, 1 2 3 भी हो गया। 4 नंबर तो वैसे भी अपने को करना ही नहीं है। 6 नंबर हो गया, 5 नहीं करना है, 7 भी नहीं करना है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमारा बाकी है। चलो सवाल नंबर देखो 11। सवाल नंबर 11 देखो, एक्सरसाइज का सवाल नंबर 11 है ना। सवाल नंबर 11 बहुत इजी है। क्या बोला है 11 के अंदर? अ पॉलीथीन पीस रब विद द वुल इज फाउंड टू हैव द नेगेटिव चार्ज 3 into 10 to the power -7। आपको चार्ज दिया है क्यू। क्यू कितना दिया है? 3 into 10 to the power -7 कूलम नेगेटिव चार्ज। क्लियर? इतना नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर है। શું કીધું છે? એક પોલિથીનનું પીસ છે, વૂલ જોડે તમે ઘસો છો તો કેટલો નેગેટિવ ચાર્જ એની પર થાય છે? 3 × 10⁻⁷ પાવર થાય છે। એસ્ટિમેટ ધ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન। નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન એટલે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન એની પરથી ટ્રાન્સફર થાય એ તમારે શોધવાના છે, એટલે n તમારે શોધવાનું છે। હવે જ્યારે પણ આખા ફિઝિક્સની અંદર n ની વેલ્યુ શોધવાની કે એટલે q બરાબર n સિવાય કોઈ ફોર્મ્યુલા છે જ નહીં। ક્લિયર? q = n। તો ફ્રોમ ક્વોન્ટાઇઝેશન ઓફ ચાર્જ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब विद्युत भारना क्वांटमीकरण परथी Q = NE। तो n શું થશે બેટા? Q/E થશે। Q ની વેલ્યુ કેટલી છે? -3 × 10 to the power -7 અને ઇલેક્ટ્રોન -1.6 into 10 to the power -19 થાય। અહીંથી તમને નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્रॉन મળી જશે। क्लियर? अगर आप ये माइनस नहीं लिखते तो यहाँ पे भी आपको माइनस नहीं लिखना था, तो दोनों हम क्या कर देते? प्लस। હવે બીજું બેટા શું પૂછ્યું છે? ઇઝ देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास? શું દળનું પણ વહન થયું હશે? તો થાય જ ને। ઇલેક્ટ્રોન પર માસ છે, એક ઇલેક્ટ્રોન જાય તો દળ જાય, તો આટલા બધા ઇલેક્ટ્રોન જાય તો માસ તો જવાનું જ છે ને। तो क्या लिखने का आपको कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाए तो इलेक्ट्रॉन નું કેટલું દળ જાય? તો કે ભાઈ માસ નું દળ છે 9.1 into 10 to the power 31। कल मैंने सिखाया था इलेक्ट्रॉन નું દળ આટલું છે ને। તો આપડા તો કેટલા બધા ઇલેક્ટ્રોન ગયા, આનો આન્સર કેટલો આવે છે? કોઈ કહેશે મને? આનો આન્સર કેટલો આવે છે? 2 into 10 to the power 12 જેવું કંઈક આવે છે। ચેક કરી લેજો। 2 into 10 to the power 12 જેવું આવે છે કંઈક। તો આટલા ઇલેક્ટ્રોન જાય तो कितलू मास जाए? लॉजिक है ना। यूनिटरी मेथड कर सकते हैं। 1.8 into 10 to the power 12। वेरी गुड। तो मतलब 2 मैंने लिख लिया। तो कितना मास जाएगा टोटल m? 2 into 10 to the power 12 into 9.1 into 10 to the power -31। तो इतना kg मास जाएगा, है ना। फिजिक्स ની અંદર यूनिट લખવા બહુ જરૂરી છે, ખાસ યાદ રાખજો। ક્લિયર? तो एक इलेक्ट्रॉन जाए तो 9.1 into 10 to the power -31 जाए, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना जाएगा? तो सिंपल इतना मल्टीप्लाई कर देने का। आगे बेटा समझ में? आगे ना, जल्दी बताओ। तो हम आगे बढ़े टॉपिक में। डन? ओके, अब आ जाओ बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 7 के ऊपर। इलस्ट्रेशन नंबर 7 एक और अच्छा सवाल। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चैप्टर में से हमें कुछ भी पार्ट को स्किप नहीं करना है। एक स्किप हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। तो पहले 4 चैप्टर तो पूरी ईमानदारी से जोरदार सबको कर ही देने, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कर देना है।
एक दो सवाल है मैं ना बोलूंगा, वो कभी आने नहीं वाले हैं, तो वो मत करना, बाकी सब आपको करना है। इसके अंदर बेटा क्या है, ध्यान से देखना, ये एक फिगर में ही मैं पूरा खेल निपटा दूंगा। देखो ऐसे एक ट्राइंगल दिया है, यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू Q है, आई थिंक नीचे ही Q1 दिया है, हाँ ABC नाम दिए, मैं ऐसे लिख देता हूँ, Q2 इज इक्वल टू भी Q है, और ये Q3 है, माइनस Q है, ये वाला क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब सभी साइड सेम LLL, सबके ऊपर फोर्स निकालना है। आपको ऐसा बोला है कि बद्धी बाजू पर कितलू बड़ लागसे शोधो। क्लियर, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, अच्छे से देख लो। सबसे पहले हम 1 को पकड़ते हैं, बाकी सबको भूल जाओ, 1 को पकड़ो। ये Q1 Q है और ये Q2 भी Q है, ये Q के ऊपर ये Q धक्का मारेगा, दूर जा मेरे से, इसके ऊपर कहां पे लग रहा है फोर्स, बल, ये आपने सोच दिया पहला, तो धक्का मारेगा, दूर जा, दूर जाने देगा, चल भाग, है ना। ये वाला भाई साहब इसको दूर धक्का मारेगा, कितना धक्का मारेगा, तो ये धक्का होगा इतना। देखो मैं इसको कुछ नाम दे दूं, ABC लिख लूं पहले तो, ABC, मैं इसको FB बोल देता हूं, FB, या फिर 1 2 बोल देता हूं, 1 के ऊपर 2 की वजह से, K Q1 Q2 अपॉन L² का धक्का लगेगा, Q1 Q2 L²। अब ये चार्ज को ये वाला तो नजदीक बुलाएगा, भाई तू तो मेरे पास आ, मैं -2 प्लस, है ना, हम दोनों भाई बहन, है ना सर भाई बहन थोड़े, है ना, आप ऐसा पूछोगे, है ना, बहना अपने भाई को बुला रही है, तो ये क्या होगा, 1 के ऊपर 3 की वजह से, तो क्या आएगा, K Q अपॉन L² होगा। मतलब इस भाई साहब के ऊपर दो लोग फोर्स लगाने वाले हैं, एक ये भाई साहब लगाने वाला है, एक ये भाई साहब लगाने वाला है। ये भाई साहब इसको बोलेगा दूर जा, ये भाई साहब इस भाई साहब को बोलेगा नजदीक आ, ये दो लगेंगे। तो हमने आपको सिखाया कि दो फोर्स लग रहे हो, बे बड़ लगता है तो नेट हमेशा क्या जाए, वच्चे, क्या जाए, वच्चे, तो आ તમારું શું આવશે, F net A वालू। अब ये निकालने का तरीका क्या है बेटा, FA सिखाई दिया भाई मैंने आपको, F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस 2F12 F13 cos थीटा। क्लियर, तो ये जितना है बेटा उतना ही ये भी है, चेक कर लो आप, दोनों सेम ही है, तो ये भी मेरा F, ये भी मेरा F, 2FF cos थीटा, कितना होगा बेटा ये थीटा, चलो कौन बताएगा, ये थीटा कितना होगा, कौन बताएगा, थीटा की वैल्यू कौन बताएगा, थीटा की वैल्यू कौन बताएगा, जल्दी बता दो। 120, यस बेटा 120, क्यों, क्योंकि 60 60 60, ये अगर 60 है, ये अगर 60 है तो टोटल 180 होगा, तो ये 120 ही होगा ना। तो अभी अभी बेटा मैंने सवाल करवाया, अगर cos 120 है, ये सब F थे, तो आंसर क्या आया था, आंसर क्या आया था, अब आंसर भी बता दो भाई, अब आंसर भी बता दो, है ना, अब आंसर भी बता दो, कितना आया था आंसर, आंसर भी बता दो। यस, क्या आया था बेटा, F, सीख गया ना अब तो, मतलब अभी अभी हमने बेटा मेथड करी कि आंसर क्या आता है, F आंसर आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, F किसका, आ गया समझ में, हाँ के ना, डन। अब चलो इसकी बारी, इसके में भी सेम ही होगा, ये क्यों क्या बोलेगा उसको, भाई तू दूर जा मेरे से, पास मत आना, और ये क्यों उसको नजदीक बुलाएगा, भाई मेरे पास आजा, मेरे पास आजा बुलाएगा, ये 2 के ऊपर 1 की वजह से कितना होगा, K Q अपॉन L², सेम टू सेम ये क्या होगा, F 2 के ऊपर 3 की वजह से, K Q, मैंने बोला साइन माइनस नहीं लेने की, खाली ये रिपल्सन अट्रैक्शन देखने का, तो ये तो बेटा सेम ही हुआ ना, ये जहां पे जितना है उतना ही यहाँ पे इतना ही है, ये भी 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 120 डिग्री ही होगा, इसको हम क्या सपोज कर लेंगे F, तो ये भी क्या होगा F, तो बेटा नेट कहां पे जाएगा, सर बीच में जाएगा, और ये नेट कितना आएगा, सबको पता है, होमवर्क में दे रहा हूं, कितना आएगा F ऑन B, F ही आएगा, क्योंकि सेम चीज है, कोई चीज में अलग है नहीं। आया समझ में,
आया समझ में, वो भी एफ आएगा। वेरी नाइस एफ, वेरी नाइस। बहुत सारे, आदिश वेरी नाइस, मंत्र वेरी नाइस, ध्रुव वेरी नाइस, सबका भक्ति, सबको वेरी नाइस वेरी नाइस, है ना। सबको पता ही चल गया कि वो भी क्या आएगा बेटा, एफ ही आएगा ना। अब लास्ट बचा बीच वाला, इसको ध्यान से देखो। इसको तो ये भी बुलाएगा और ये भी बुलाएगा, दोनों बुलाएंगे। आजा बच्चा, ये भी बुलाएगा, आजा बच्चा, अट्रैक्शन होगा ना। क्लियर। तो नेट कहां पे निकलेगा, नेट तो बीच में निकलेगा। ए भाई, नेट कहां पे निकलेगा, बीच में आएगा। ये क्या होगा अपना एफ सी। अब ये कितना होगा पहले ये देख लेते हैं। 3 के ऊपर 1 की वजह से, है ना, एफ 3 के ऊपर 1 की वजह से कितना होगा, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको तो हमने क्या सपोज किया, अपॉन एल स्क्वायर। इसको तो हमने क्या सपोज किया हुआ है, हमने क्या सपोज किया हुआ है भाई, एफ सपोज किया हुआ है। एफ सेम टू सेम ये भी होगा, है ना। कितना होगा, एफ 3 के ऊपर 2 की वजह से, कि क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। इसको भी हमने एफ सपोज किया है, खाली चेंज क्या होगा एंगल का। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ना। तो अब हम जहां पे 120 लेते थे वो खाली 60 डिग्री लिखना है। तो एफ सी बेटा क्या होगा, एफ स्क्वायर प्लस 2ff cos 60 कितना होता है, एफ स्क्वायर हो जाएगा 2f स्क्वायर, सेम टू सेम 2f स्क्वायर cos 60 1/2। तो 2 से मरेगा 2, तो 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 3f स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, √3f आएगा। ये आपका आंसर। क्लियर, 1/2। तो यहाँ पे सेम टू सेम अगर 90 डिग्री का एंगल होता तो कितना आंसर आता, अगर 90 डिग्री का एंगल होता तो कितना आंसर आता, कौन बताएगा। चलो, अगर 90 डिग्री का एंगल होता तो कितना आंसर आता, कौन बताएगा। अगर बेटा 90 डिग्री का एंगल होता तो कितना आंसर आता, कौन बताएगा। 2f, वेरी नाइस। cos 90 0 हो जाता, f स्क्वायर 2f स्क्वायर, तो √2f आंसर आता। तो ये आपके एमसीक्यू भी बन गए। मैग्नीट्यूड मतलब मूल्य सरखू, बच्चे एंगल 120 तो आंसर f, एंगल 60 तो √3f, 90 तो √2f। समझी क्या दोस्तों कि नहीं, समझ गए कि नहीं समझे, बताओ, समझ गए कि नहीं समझे। ओके चलिए तो बढ़ते हैं थोड़े आगे। अब बेटा जो टॉपिक आता है वो टॉपिक के अंदर सुपरपोजिशन का लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुपरपोजिशन का लॉ वापिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। अब जैसे ही सुपरपोजिशन का लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा आपकी तकलीफें शुरू हो जाएगी। कौन सी तकलीफ है मैं आपको समझाता हूं। चलो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरुआत करते हैं। मतलब विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या होता है, मान लो कोई चार्ज है, उसके पास में हम टेस्ट चार्ज, ये मान लो प्लस क्यू चार्ज है बराबर, उसके आसपास उसका इंफ्लुएंस होगा। इंफ्लुएंस मतलब असर। तो ये असर छह के नहीं नक्की के कर, मान लो मैग्नेट है तो मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है लेकिन दिखता नहीं है। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं, एक आयन को नजदीक ले जाते हैं, लोखंड नजदीक ले जाए चोट है खबर पड़ी जाएगी मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो सेम टू सेम ये प्लस क्यू के चार्ज के आसपास भी उसका इंफ्लुएंस होता है। कैसे पता चले, मान लो एक टेस्ट चार्ज को मैं इसके नजदीक ले जाऊं, टेस्ट चार्ज ने गुजराती में कहवाय परीक्षण विद्युत भार। क्लियर, टेस्ट चार्ज, ટેસ્ટ ચાર્જ એટલે શું થાય બેટા, પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર। હું આની નજીક લઈ જઈશ। ટેસ્ટ ચાર્જ ઓલવેઝ પોઝિટિવ, ઓલવેઝ હંમેશા કેવો લેવાનો, पॉजिटिव लेवानो। मतलब अगर ये नजदीक ले गए, दोनों के बीच में रिपल्सन हुआ, अपाकर्षण हुआ तो मान लो कि ये प्लस है, अगर अट्रैक्शन हुआ तो मान लो कि ये क्या है माइनस है। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस तो रखेंगे हम आर। तो ई का जो फॉर्मूला है बच्चा पार्टी वो क्या है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। अब एफ क्या है बेटा, के ये क्यू ये भी क्यू, मैं इसको ऐसा हो तो कैपिटल क्यू सपोज कर लेता हूं। तो के कैपिटल क्यू छोटा वाला क्यू
अपॉन आर स्क्वायर अपॉन ये तो टेस्ट चार्ज है ना क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट। क्लियर? तो क्यू नॉट से ऑलवेज क्यू नॉट मरेगा, तो क्या आएगा कि क्यू बाई आर स्क्वायर। तो एफ का जो फॉर्मूला था बेटा, वो एफ का फॉर्मूला कितना था? तो ये था के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर था। ई का जो फॉर्मूला है वो कितना है कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब एक क्यू कम हो जाता है, एक क्यू क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। तो एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दूसरा ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, दोनों फॉर्मूला बहुत काम के हैं। अब E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू है, तो इसका यूनिट क्या होगा? क्यू नॉट भी लिखो क्यू लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो फोर्स मतलब बળનું થાય न्यूटन, विद्युत भारનું થાય कूलम, तो न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में एक फॉर्मूला आएगा V इज इक्वल टू अडे, तो यहां से E इज इक्वल टू वी बाई डी होगा। तो V मतलब पोटेंशियल स्थितिमान, मतलब वोल्ट अपॉन मीटर, मीटर એટલે અંતર હશે આટલું। એના પછી એક ચેપ્ટરમાં હજી એક ફોર્મ્યુલા આવશે W इज इक्वल टू वी क्यू, तो V क्या होगा W बाई क्यू, तो W मतलब जूल पर कूलम, कार्य अपॉन विद्युत भार, तो इसका फॉर्मूला में ऐसे भी आएगा जूल पर कूलम इनटू मीटर। तो इतने सारे बेटा इसके इसके क्या है यूनिट है, एकम है, આ બધા એના એકમો છે, બધા પેપરમાં આવી ગયા છો ગમે તે રીતે એમસીક્યુ માં ખાસ તૈયાર કરવાના છે, ખાસ તૈયાર કરવાના છે। હવે डायमेंशन फॉर्मूला ની હું વાત करूं तो मैं डायमेंशन फॉर्मूला यहां से बना लूंगा। कल ही बोला था फोर्स का रट्टा मारो m1 l1 t -2, बोला था ना फोर्स का मारो रट्टा, न्यूटन मतलब फोर्स मतलब बળ, અને કુલમ કુલમ નું શું હતું a1 t1। क्लियर? तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, m1 l1 t -3 a -1 થાય ને બેટા, m1 l1 t -3 -2 -1 -3 a -1। ठीक છે? તો કેટલી વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું બેટા, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, एफ मतलब फोर्स मतलब बળ એટલે ન્यूटन, क्यू मतलब વિદ્યુત ભાર એટલે કે કુલમ, બીજો યુનિટ શું છે વોલ્ટ અપોન મીટર। ક્યાંથી આવશે? આ બધા ફોર્મ્યુલા યાદ રાખજો લે, એમસીક્યુ માં બહુ કામના છે, આ બધું એમસીક્યુ માં કામનું છે, બરાબર? આ વખતે એક બે સવાલ હતા આમાંથી। क्लियर? तो E इज इक्वल टू वी बाई डी, वी એટલે પોટેન્શિયલ સ્થિતિમાન, ડી એટલે અંતર, તો વી વોલ્ટ અપોન મીટર, પછી W इज इक्वल टू वी क्यू, तो V बराबर W बाई क्यू, W એટલે કાર્ય જૂલ, Q એટલે વિદ્યુત ભાર કુલમ, તો વોલ્ટની જગ્યાએ જૂલ અપોન કુલમ બી લખી શકાય છે। તો બધી એની બેટા બેઝિક વસ્તુઓની વાત થઈ। હવે પ્લસ ચાર્જ હશે બેટા પ્લસ Q, તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ બહાર આવશે, અને માઇનસ ચાર્જ જો હશે તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ અંદર જશે, ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો। પ્લસ ચાર્જ હશે તો પોઝિટિવ માંથી બહાર આવશે વિદ્યુત ક્ષેત્ર, અને નેગેટિવ ની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર જશે। પોઝિટિવ ની વિદ્યુત ક્ષેત્ર બહાર આવશે અને નેગેટિવ માં વિદ્યુત ક્ષેત્ર ક્યાં જશે? અંદર જશે। તો આ બેઝિક વસ્તુ છે, આમાં કોઈ બેટા તકલીફ અહીંથી એમસીક્यू આવી શકે છે, ગમે તે આવી શકે છે, તો તૈયારી રાખવી। कल फिजिक्स का टेस्ट है, आप सबको पता ही है ना, कल फिजिक्स का टेस्ट है, आप सबको पता ही है। और एक सवाल मेरे को आपको पूछना था, अगर सुबह सुबह एक्स्ट्रा लेक्चर फिजिक्स का, अगर एक्स्ट्रा लेक्चर मेरे को रखना है, मैं 6 बजे फिजिक्स का एक्स्ट्रा लेक्चर रखूं केमिस्ट्री के पहले 6 से 7:15 7:20 तक, तो कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ सकता है? हाँ हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ सकता है? बोलो, कल 6 बजे का मैं सेशन रखूं तो किसी को प्रॉब्लम आ सकता है? यस, वेरी नाइस। એટલે આટલો કોન્ફિડન્સ તમે રેગ્યુલરમાં બતાવી દીધો તો પાસ થઈ ગયો। તો ક્યારેક ક્યારેક એવું થાય ને, આજે ઇંગ્લિશ મીડિયમના બેટા સવારે 4 વાગે લેક્ચર રાખો, આવી જશો સાહેબ 3 વાગે રાખો, મેં કીધું હું એકલો હાજર રહીશ, તમે કોઈ નહીં આવો। क्लियर? हाँ, तो कल है ना 2 सेशन रखने हैं, एक सुबह भी सेशन रखना है 6 बजे, और एक दोपहर को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी 1-2 छुट्टी लगने वाली है, एक ये सैटरडे लगेगी और मंडे ट्यूसडे भी शायद लगेगी। तो मेरे को एक शादी में जाना ही जाना पड़ेगा, है ना, घर की शादी है, तो मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लेके जाऊंगा ताकि हमको प्रॉब्लम ही ना आए, पहले से ही सेशन कंडक्ट कर दे तो बाद में प्रॉब्लम ही ना आए। क्लियर? तो कल भी रखना पड़ेगा, परसों भी रखना पड़ेगा। क्लियर? 2-3 लेक्चर हम एक्स्ट्रा ले ले तो हमारा काम हो जाए। और ऑनलाइन का फायदा यही है, कभी जरूरत पड़े तो हम पूरी रात लेक्चर ले सकते हैं। ऑफलाइन है तो सारी दिक्कतें है, ऑनलाइन में तो जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर पढ़ाने वाला है तो पढ़ने वाले तो लाखों लोग हैं। क्लियर? तो कल सुबह 6 बजे हमारा सेशन होगा, मैं रात को सारे सेशन शेड्यूल कर दूंगा। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो लैपटॉप या फिर पीसी से ये वीडियो देख रहे हैं? कितने स्टूडेंट बेटा ऐसे हैं जो लैपटॉप या फिर पीसी से अभी ये वीडियो देख रहे हैं? लैपटॉप या फिर पीसी वाले कितने लोग हैं? ओके, वेरी नाइस। मजा आ रहा है बेटा?
मोबाइल लैपटॉप में कोई दिक्कत आ रही है कि एवरीथिंग क्लियर? ओके, सबको मजा आ रहा है लैपटॉप पीसी से? एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस अच्छा है ना? यूट्यूब से तो बहुत अच्छा होगा, है ना? ओके, स्मूथ चल रहा है, यस वेरी नाइस। चलिए तो ठीक है, बस खाली बेटा पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, अच्छे से पढ़ना है, रोज का रोज करना है, मम्मी पापा बोले कि ना बोले, अपने को सिंसियर होकर। देखो मेरे पापा मेरे को बोलने नहीं आते, बेटा तेरा 1:30 बजे लेक्चर तू ले ले, है ना? मैं सिंसियरिटी के साथ काम करता हूँ। सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक मैं अभी काम कर रहा हूँ, 5 घंटे की नींद ले रहा हूँ, है ना? वैसे कोई जरूरत ही नहीं है, अगर मैं 2-3 बैच बंद कर दूं ना तो भी अच्छा है जीवन में, तो भी मैं मेरा काम सिंसियरली कर रहा हूँ। क्लियर? तो बेटा आपको तो और सिंसियर होकर आपका काम करना है ना? 5 घंटे की नींद लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? नींद एक्चुअल में कुछ काम की ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है सोने से, है ना? नींद त्याग दी तो जीवन में बहुत कुछ कर पाओगे, और अगर नींद त्याग नहीं सके तो जीवन में बेटा कुछ नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो थोड़े 2 महीने के लिए 5-6 घंटे की नींद लोगे, कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। मैं भी 2 महीने जागने वाला हूँ, आप भी जागने वाले हो, क्या फर्क पड़े? साथ में मिलकर कर रहे हैं पढ़ाई, करेंगे और ज्यादा जोर लगा के पढ़ाई। मैं हूँ साथ में, भले ही मैं आपके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके साथ ही हूँ। हमारे ये जितने भी टीचर्स हैं आपके साथ नहीं है, लेकिन सब लोग आपके साथ में, है ना? रेगुलर हम जब मिलते हैं टीचर्स हमारे क्लास पे ऑफलाइन में, तब आप लोगों की बातें होती है कि सर ऑफलाइन ऑनलाइन वालों के लिए क्या और किया जाए, क्योंकि ऑफलाइन वाले तो सामने मिलते रहते हैं रोज सुबह आके, आप कभी मिलते नहीं हो। तो हमें आपकी चिंता बहुत है कि भाई आप घर पे पढ़ो, तो हमारी चिंता आप और बढ़ाना मत, है ना? हम बोले ना बोले, आप आपका सिंसियरिटी वाला काम करते रहना। रोज 3-4 बार ये क्वेश्चन लिख ही जाने चाहिए, एक बार नोट्स बनाओ, 2-3 बार बिना देखे लिखो, पेरेंट्स के सामने लिखो। ये सिंसियरिटी वाला काम बेटा आपको खुद से करना पड़ेगा, कोई नहीं करवाएगा, आपको ही करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि ऑनलाइन से आपको बेनिफिट ना मिले, एक्चुअल में घर से बाहर नहीं निकल रहे हो, बहुत टाइम बच रहा है ना? घर पे ये सब आप जितनी भी बार ये वीडियो, मान लो ऑफलाइन वाला बंदा तो हमारे पास आया, हमने पढ़ा दिया, फिर क्या? आपके लिए तो यही सेशन आप 50 बार देखना चाहो तो भी देख सकते हो। तो मेरे तो पर्सनली ऑनलाइन के फेवर में ज्यादा हूँ ऑफलाइन से। कभी भी लेक्चर ले सकते हैं, कभी भी रिवीजन कर सकते हैं, है ना? घर से बाहर नहीं निकलने का, पेट्रोल बचेगा, टाइम बचेगा, एक्सीडेंट ना होने की संभावना घट जाएगी, है ना? तो ये बेनिफिट ऑनलाइन का है, तो बेटा आप लेना। क्लियर? कल के टेस्ट का ब्रीफ, कल के टेस्ट के अंदर एमसीक्यू आएंगे 2-3, थोड़ी बहुत थ्योरी आएगी, थोड़े बहुत सम आएंगे, 20 से 25 मार्क का पेपर होगा, आपको अच्छे से पेपर लिख के वापस देना है। अब पेपर कैसे लिखा जाता है वो आपको पता नहीं है, तो एक वीडियो मैं ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा, जो वीडियो सबसे ज्यादा व्यू हुआ हमारे चैनल का वीडियो है, पेपर कैसे लिखे कोई भी थ्योरी एग्जाम में, तो वो आप देख लेना आज, और फिर उसी तरीके से पेपर लिखना, है ना? आप देखोगे कि आपके मार्क में चेंज आएगा। क्लियर? और पेपर की पीडीएफ बना के ही शेयर करनी है, खास ध्यान में रखना है। कंपलसरी पेपर की क्या बनानी है बेटा? पीडीएफ। पीडीएफ का नाम क्या लिखना है? आपका नाम ना पता हो तो लिख लो, अंडरस्कोर, गुजराती मीडियम है तो गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम, और आपने जिस नंबर से व्हाट्सअप किया है आपका सब्जेक्ट, या फिर मोबाइल नंबर लिख दो यहाँ पे, आपका मोबाइल नंबर, है ना? बस इतना आपको लिख देना है। पीडीएफ का नाम, पीडीएफ का नाम आपको क्या कर देना है? एडिट कर देना है। पीडीएफ का नाम क्या कर देना है बेटा? आपको एडिट कर देना है। नाम लिखो पहले, मीडियम लिखो और मोबाइल नंबर लिख के मेरे को शेयर कर दो। पीडीएफ ही चेक की जाएगी, फोटोज चेक नहीं किए जाएंगे, खास ध्यान में रखना। फोटो भेजोगे तो मैं बोलूंगा पीडीएफ भेजो। सबमिशन टाइम ओके, सुबह पेपर आपको मिल जाएगा 8 बजे के बाद, है ना? आपके पेरेंट्स ग्रुप में आ जाएगा। आपको सबमिट करवाने का टाइम रात के 12 बजे तक है ना? कल पूरे दिन में आप कभी भी लिख के अपने टाइम पे लिख के सबमिट करवा सकते हो। ठीक, पेपर आपको नेक्स्ट टेस्ट से पहले चेक करके मिल जाएगा। पेपर आपको नेक्स्ट टेस्ट से पहले चेक करके आपके पेरेंट्स के ग्रुप में ही मिल जाएगा। ठीक, अब बोलो कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? और डन, चलो मैं ग्रुप में भी ये डिटेल्स डाल दूंगा सारी, ताकि आप भूल जाओ तो आपको याद आ जाए। क्लियर? चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक कर देते हैं, इसका सुपरपोजिशन कल करेंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज, गुजरातीમાં લખો ચિંતા ના કરતા, વોલ્યુમ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस मतलब लीनियर, मतलब रेखीय वितरण, रेखीय विद्युत भार वितरण।
આ થશે પૃષ્ઠ વિદ્યુત ભાર વિતરણ, આ થશે કદ વિદ્યુત ભાર વિતરણ. બરાબર, 3 વિતરણ છે બેટા. 2 માર્કનો નાનકડો સવાલ છે, પેપરમાં ઓલરેડી આવી ગયેલો છે. જૂના જમાનામાં બહુ આવતો હતો, તો ખાસ સમજી લેજો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ હે ને. માર્ચનું પેપર અઘરું આવે એનો મતલબ એવો નથી કે જુલાઈનું પેપર અઘરું જ આવે. આ દુનિયાનો નિયમ છે. એટલે એવું ના વિચારતા કે સાહેબ અઘરું જ આવશે, એટલે ના આવે. है ना, कॉन्फिडेंस रखो ना. साहब ये तो बोर्ड में रखे तो आए बोले, पर हमें नहीं आवे. ठीक, चलो. ये क्या होता है बेटा? लैम्बडा. लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल. ये क्या होता है? सिग्मा क्यू बाई ए. ये क्या होता है? रो क्यू बाई वी. ये इसका फॉर्मूला है. अब इसका डेफिनेशन क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ. एकम लंबाई दीठ विद्युत भार. આખું લખવાનું. ચાર્જ પર યુનિટ લેન્થ ઇઝ કોલ્ડ લિનિયર ચાર્જ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. એકમ લંબાઈ દીઠ વિદ્યુત ભાર વિતરણને રેખીય વિદ્યુત ભાર વિતરણ કહે છે. ક્લિયર? उसके बाद चार्ज पर यूनिट एरिया. मतलब एकम क्षेत्रफल દીઠ વિદ્યુત ભાર વિતરણને. સમજ્યા? સેમ ટુ સેમ અહીંયા શું આવશે? ચાર્જ. હવે તો તમને ખબર પડી જ ગઈ છે. પર યુનિટ વોલ્યુમ. એકમ કદ દીઠ વિદ્યુત ભાર વિતરણને. શું આવશે? એકમ કદ દીઠ વિદ્યુત ભાર વિતરણને. ठीक, ये इसके डेफिनेशन है. सर वॉल्यूम चार्ज डिस्टेंस को क्या कहते हैं? वो सिंबल है रो 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 आर ओ डब्ल्यू रो. यार ऐसा सिंबल है रो. ठीक, रो. अब बात आती है इसके यूनिट की. तो इसका यूनिट क्या होगा? कूलम पर मीटर. इसका क्या होगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर. इसका क्या होगा? कूलम पर मीटर क्यूब होगा ना. चार्ज का होता है बेटा कूलम, और लेंथ का मीटर, क्षेत्रफल लंबाई એટલે લંબાઈ, क्षेत्रफल અને આ કદ, क्षेत्रफळનો મીટર સ્ક્વેર એરિયા, વોલ્યુમ એટલે કદ, મીટર ક્યુબ થશે. डायमेंशन फॉर्मूला A1 T1 सिखाया था ना कूलम का, और नीचे L1. जो इन लोगों ने कल का लेक्चर बाकी है वो देखोगे तो ये सब पता चल जाएगा, है ना. डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनता है. इसमें ऊपर क्या आएगा? A1 T1 और L2. तो ये क्या होगा? M0 L-2 T1 A1. यहां पे क्या आएगा? A1 T1 और L क्यूब. तो M0 L-3 T1 A1. तो ये इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला हो गया. ठीक, હવે આ કોના માટે વપરાશે? વન ડાયમેન્શન માટે. 1D જેમ કે આવી રીતે છે લિનિયર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇન્ફાઇનાઇટ નું. वन डायमेंशन માટે આ કોના માટે यूज થશે बेटा? 2D, है ना. मान लो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है, ये यूज होगा किसके लिए? 2D. ये किसके लिए होगा? वॉल्यूम. थ्री डी के लिए. किसके लिए यूज होगा? तो इसमें से बेटा कोई भी आपको 2 मार्क में पूछ सकते हैं, कोई भी एमसीक्यू आ सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर से आ सकता है ना. લિનિયર એટલે રેખીય, સરફેસ એટલે પૃષ્ઠ, વોલ્યુમ એટલે કદ. તો આમાં લેન્થ આવશે, આમાં એરિયા આવશે क्षेत्रफળ, ને આમાં વોલ્યુમ એટલે કે કદ આવશે. પછી એના પરથી તો તમે દરેકે દરેક વસ્તુ આરામથી બનાવી શકો છો. એવરીથિંગ બેટા ક્લિયર? इसके अंदर बेटा क्लियर? जल्दी क्लियर? यस, वेरी नाइस. तो सबको आज तक हमने जो करवाया है उसकी ही कल टेस्ट होगी. कल का मॉर्निंग का सेशन टेस्ट में नहीं आएगा, वो फिर नेक्स्ट टेस्ट में आएगा. मंडे ट्यूसडे में फिजिक्स की टेस्ट होगी उसमें. क्लियर? हम पूरे वीक में जितना करेंगे उसको 2 पार्ट में तोड़ के मंडे और ट्यूसडे टेस्ट लेने वाले हैं, है ना. मंडे आई थिंक थ्योरी लेके, ट्यूसडे आई थिंक हम सम्स करेंगे. इस वीक में हमने 5 लेक्चर दिए हैं चैप्टर नंबर 1 को, जिसमें से 2 लेक्चर खत्म हो चुके हैं. हमारे पास 3 लेक्चर ही बाकी बचे. तो 3 लेक्चर में हमें चैप्टर 1 को आराम से खत्म करना है.
अगर 5 की जगह पे 6 हो गए तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कल के लेक्चर में हमने बहुत कम चीजें की थी। धीरे धीरे हमारा स्पीड भी बढ़ेगा और टॉपिक भी हम ज्यादा कवर करेंगे। क्लियर? तो और धीरे धीरे आपका भी ग्रिप आता रहेगा, आप भी धीरे धीरे ज्यादा करने की हैबिट डाल दोगे। क्लियर? तो आज के लिए आपको क्या करना है, ओनली एंड ओनली ये सेशन की नोट्स बना लेनी है, अभी पीडीएफ ग्रुप में आ जाएगी। नोट्स बना लेनी है, एक बार खुद से टेस्ट भी लिख लेनी है, पेरेंट्स के सामने चेक कर लेना है, और कल की टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। मेरा काम क्या है, पेरेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बना लूंगा, आप देख लेना आपके पेरेंट्स ऐड हो गए कि नहीं है। पूरी ईमानदारी से बेटा टेस्ट देनी है, पेपर मत देख लेना, आई रिक्वेस्ट, वरना कोई फायदा नहीं होगा। आप कब तक लोगों को बेवकूफ बनाओगे? सिंपल ये सवाल आप अपने आप से पूछ लेना, अगर आपको चोरी करनी है तो, वरना तो नहीं ही करोगे। मैंने सुना है कि गिरा हुआ इंसान जल्दी संभलना सीखता है, तो आई होप कि आप संभलना सीख जाओ। क्लियर? ये आपके ऊपर ही है, हम तो आपको देखने नहीं आने वाले टेस्ट में, और आपके पूरे नंबर भी आएंगे तो भी मैं कोई अवार्ड आपको देने नहीं वाला हूँ। क्लियर? तो आपके मार्क कितने आ रहे हैं, कितने लाने हैं, उसके लिए ये टेस्ट होती है, तो पूरी ईमानदारी से टेस्ट देना है। पेपर कल रात तक कभी भी सबमिट करवा सकते हैं, आपके टाइम पे पेपर रखो, लेकिन उसमें जितना टाइम दिया है उसी टाइम में कंप्लीट करना है। अगर छूट जाता है तो नहीं लिखना, 1 घंटा दिया तो 1 घंटे में पेपर खत्म करो, क्योंकि इस बार बोर्ड में लोगों के पेपर छूट गए थे। क्लियर? ये भी चीज का आपको ध्यान रखना है। सर पीडीएफ पेरेंट्स के फोन से या हमारे पेरेंट्स के फोन से ही कितना मार्क नो टेस्ट करते हैं? 25 मार्क नो, 25 मार्क्स 1 आवर, जिसमें 5 एमसीक्यू, 20 मार्क में थियरी और सम। क्लियर? 25 मार्क पेरेंट्स के ग्रुप में पेपर आएगा, पेरेंट्स के मोबाइल से ही पीडीएफ बना के शेयर करनी है, और आपकी चेक हुई हुई पीडीएफ भी हम वापस ग्रुप में ही डालेंगे, पेरेंट्स वाले। क्लियर? वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक? ओके, तो सेशन को यहाँ पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल सुबह के 6 बजे। कल 2 सेशन है, सुबह 6 बजे भी हमारा सेशन होगा, सबसे पहला फिजिक्स का, और दूसरा सेशन हमारा होगा दोपहर को 1:30 को फिजिक्स का। तो कल 2 सेशन है, सुबह के सेशन के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म करेंगे, उसके सम्स खत्म कर देंगे और डाइपोल की शुरुआत करेंगे। दोपहर के सेशन में डाइपोल भी खत्म हो जाएगा, फिर खाली गॉस लॉ बाकी बचेगा। तो गॉस लॉ हमारा एक लेक्चर के अंदर हम फिनिश करेंगे, मोस्टली ट्राई करेंगे, तो ये चैप्टर आराम से कवर अप हो जाए। सर आज का एक्स्ट्रा लेक्चर कल मॉर्निंग में होगा ना? यस बेटा, कल मॉर्निंग में सुबह 6 बजे, है ना? आपको मैसेज आते रहेंगे, हमने जितने भी शेड्यूल करेंगे सेशन, टेक्स्ट मैसेज आपको आएंगे, है ना? मैंने टेक्स्ट मैसेज ऑन ही रखा है, तो आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा ही आएगा। ठीक? और व्हाट्सएप में भी मैसेज आ जाएगा, अभी मैं व्हाट्सएप में मैसेज डाल रहा हूँ, कल सुबह 6 बजे एक्स्ट्रा फिजिक्स का सेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।